Well, at least somebody is talking about electoral bonds. Yes. I think we have Mr. Arun Sawant with us of the Shinde Sena, which is the real Shiv Sena, according to the Election Commission of India. At the moment, he's with us. Arun Sawant ji, namaskar. नमस्कार सर. Namaskar, sir. Namaskar. Jai Hind, Jai Maharashtra. Jai Bhavani, Jai Shivaji. How are you, sir? Sir, आपकी माता जी शायद आपको छोड़ के चली गई, सुनने में ये आया. यस जी, आप बहुत स्ट्रांग आदमी हैं सर. उसके बावजूद आप चैनल्स में जा रहे हैं. इनफैक्ट उस दिन भी, जिस दिन वो शायद छोड़ के गई थी, उस दिन भी बतौर प्रवक्ता का जो फर्ज है वो आपने निभाया. उस दिन भी आप किसी चैनल पर थे शायद. तो जी सर. फ्रॉम द एंटायर नेशन नाउ स्टाफ, आवर कमिसरेशंस, आवर सिंपैथीज, वी आर विद यू सर इन योर मोमेंट ऑफ ग्रीफ. सर, माँ को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. ये बहुत मतलब किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन जाना तो सबको है. दैट्स ऑल दैट वन कैन से. आप अभी ठीक हैं सर? ठीक है. यस यस, बिल्कुल फिट एंड फाइन. यू आर ओके? यस. सो वी कैन टॉक पॉलिटिक्स नाउ. यस यस. वंडरफुल. तो सुनने में ये आया है कि मराठवाड़ा और खानदेश में अब शायद वाटर टैंकर पहुंचने शुरू हो गए हैं, ऐसा खबर आई है, और आगे भी होता रहेगा. वेदर ब्यूरो ने तो ऑफ कोर्स कहा है कि वहाँ पे शायद बारिश भी आने वाली है बहुत ही जल्द, और इस बार शायद महाराष्ट्र में अर्ली मानसून आएगी, तो किसानों को मुझे लगता है बहुत राहत मिलेगी. लेकिन अभी जो मराठवाड़ा में और अलग जगह पर जहाँ पर सूखा है, वहाँ वाटर टैंकर्स पहुँचने शुरू हो गए हैं. क्या ये बात ठीक है सर? सावंत सर. यस, बिल्कुल सही है. 2 दिन पहले से ही कुछ इलाकों में बारिश गिरना शुरू हुई है जी. और आपके और पूरे महाराष्ट्र के नॉलेज के लिए मैं ये बात बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से मराठवाड़ा के कुछ जिलों में 637 ऐसी कुछ जगहों पर 637 टैंकर्स द्वारा पानी पहुंचाया जा रहा है. मतलब जहां से मांग थी वहां पर टैंकर द्वारा पानी लेकर उनकी मांग को पूरा किया जा रहा है. और भगवान करे कि जल्द से जल्द बारिश भी आ जाए और ये जो तकलीफ है वो तकलीफ पूरी तरह दूर हो जाए. जी, और वहाँ के किसानों को बहुत राहत मिली है, स्पेशली मराठवाड़ा में. अब ये फिगर मुझे मालूम नहीं था कि 637 टैंकर वहाँ पर गए हैं. अपने पास जो फिगर था वो कोई 400 के करीब का था. आप बता रहे हैं वो लेटेस्ट फिगर होगा, शायद अभी का फिगर होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है. बट दैट इज़ गुड, दैट इज़ रियली फैंटास्टिक, बिकॉज ओवर देयर द फार्मर्स वर रियली सफरिंग. हालत ये थी, पीने का पानी भी नहीं था वहाँ पे. ये हालत हो गई थी अभी. बट आई होप दैट चेंजेस. प्रदीप जी. अरुण सावंत जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी खुलेआम कहा कि एकनाथ शिंदे जी असली शिवसेना है. बाला साहब ठाकरे जी के विचार एकनाथ शिंदे जी आगे लेके जा रहे हैं, और बहुत सारे आलोचना जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी पे हो रहे हैं, हिंदुत्व विचारों से बहुत दूर जाना. क्लासिक एग्जाम्पल है कि आपका आरोप है, पार्टी का आरोप है उद्धव जी पे कि पालघर जब साधु संत मारे गए थे तो आप पालघर नहीं गए, अब चुनाव प्रचार के लिए आप पालघर जा रहे हैं. नाउ इज इट मूविंग अवे फ्रॉम द आइडियोलॉजी ऑफ बाला साहब ठाकरे जी? इज इट मूविंग अवे फ्रॉम द आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुत्व? अरुण सावंत जी, कैसे देखते हो आप इसको? बिल्कुल सही प्रदीप जी, आपने जो बात कही 100% खरी है. आपको मैं ये बात बताना चाहूंगा कि 3 साल पहले पालघर में जब 2 हिंदू साधुओं की हत्या हुई थी, उस वक्त हमारे राज्य में मुख्यमंत्री पद पर आदरणीय उद्धव ठाकरे जी थे. लेकिन मुख्यमंत्री पद के ऊपर होने के बावजूद भी, खुद को कट्टर हिंदुत्ववादी समझने के बावजूद भी, वो पालघर में जाकर उन्होंने उस परिस्थिति का मुआवना नहीं किया, बल्कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गई तब सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़े शब्दों में ये कहा था कि राज्य सरकार ने इसके ऊपर कठोर से कठोर उपाय करना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि क्या असलियत वहां की है. लेकिन ये केस दबाने का काम यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के द्वारा किया गया था. ये सारा देश जानते हैं. उद्धव ठाकरे जी और उनकी उबाटा शिवसेना हमेशा अपने आप को कट्टर हिंदुत्ववादी कहती है, लेकिन उनका हिंदुत्ववादी दोगलेपन का है, झूठा हिंदुत्व वो हमेशा दिखाते हैं. और अब जब
इलेक्शन का वक्त है, लोकसभा इलेक्शन के प्रचार के लिए आज उन्होंने बोईसर में एक सभा को संबोधित किया वहां पर, और वो ये कहा कि मैं काफी साल के बाद यहाँ आ रहा हूँ। मतलब उनको ये कहते हुए जरा भी शर्म महसूस नहीं हुई कि मैं क्या कह रहा हूँ। उन्होंने उस सभा में ये भी कहा कि इस देश में सिर्फ दो सिक्के चलते हैं, एक तो सिक्का है हमारा खुद का, मतलब उद्धव ठाकरे जी का, और दूसरा सिक्का है शरद पवार जी का। मतलब वो कांग्रेस को भी उन्होंने गिनती में नहीं लिया है। तो कांग्रेस अभी इस देश में या इस राज्य में कोई भी कीमत नहीं रखती है। और उनका जो कहना था कि हम हिंदुत्ववादी हैं, उस हिंदुत्व को उन्होंने कब का छोड़ा है। बाला साहब ठाकरे जी के जो विचार थे उन विचारों को उन्होंने तिलांजलि दी है, और वो अभी कांग्रेस के पैरों के तले जाकर बैठते हमेशा, और कांग्रेस की विचारधारा के ऊपर वो चल रहे हैं। उनका और हिंदुत्व का कोई भी रिश्ता बचा नहीं है। लेकिन अरुण सावंत जी, अभी अभी ये भी कहा गया है कि उद्धव ठाकरे जी को 21 सीटें मिली महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की तरफ से, एमवीए की तरफ से 21 जहां तक आपका सवाल है, आपके पास तो 8 या 10 आई हैं, 10 आई हैं शायद। तो आपको लगता नहीं है कि वो नाइंसाफी है शिंदे सेना के साथ? नहीं, कोई नाइंसाफी नहीं है बजाज जी, क्योंकि इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो जाननी जरूरी है। और महाराष्ट्र की जनता होशियार है, उनको भी मालूम है कि आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे ये पॉलिटिक्स के, देखिए पॉलिटिक्स में हर एक पार्टी की एक अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, और हमारी पार्टी की भी एक स्ट्रेटेजी है। उस स्ट्रेटेजी के अनुसार अभी जो हमारी 9 सीटें अभी डिक्लेयर होना बाकी है, और आने वाले 1-2 दिनों में इसके ऊपर पूरा फैसला हो जाएगा। सारी सीटों के कैंडिडेट तय हो चुके लगभग, और ये जो निर्णय है जनता के सामने हम महायुति की ओर से आने वाले 2 दिनों में रखने जा रहे हैं। तो हमारे ऊपर कोई भी अन्याय होने हम नहीं देंगे, और ना ही महायुति यानी भारतीय जनता पार्टी और अजित पवार जी की राष्ट्रवादी कांग्रेस हमारे ऊपर कोई अन्याय करेगी, क्योंकि हम भी यहाँ पर 41 लगभग एमएलए और 13 खासदारों का साथ लेकर इस सत्ता में हम बैठे हुए। जी अरुण सावंत साहब, नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर मोदी बट अमित शाह जी ने आलोचना किया। अमित शाह जी ने कहा कि एमवीए 3 पार्टी है, जो नकली सेना है, नकली एनसीपी है और आधा कांग्रेस है। ये आधा कांग्रेस है और इनका कोई विचारधारा का मेल नहीं है। देयर इज नो कॉन्फ्लुएंस ऑफ आइडियोलॉजीज, they don't have an agenda, they don't have ideology for the state, so this is going to be a disaster. The people are going to refuse to vote for these MV alliance. Amit Shah ji said that. How do you see that? सावंत साहब कैसे देखते हो आप? प्रदीप जी बिल्कुल सही कहा है अमित शाह जी ने, क्योंकि वो जानते हैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी एक अलग है, और उभाटा शिवसेना जो अपने आप को हिंदुत्ववादी समझती है, लेकिन उनका हिंदुत्व कब का बिक चुका है कांग्रेस के पास। अभी उनके पास कोई भी विचारधारा बची नहीं है, और इसीलिए वो कांग्रेस के पीछे और कभी शरद पवार जी के पीछे घूम रहे हैं, और कोई भी मान सम्मान अभी उनके उभाटा शिवसेना के पास बचा नहीं है। ना तो उनके पास शिव सैनिक बचे, ना आमदार खासदार जिलाध्यक्ष बचे हुए। फिर भी वो ये कहते कि हमारी पार्टी असली शिवसेना है, लेकिन असली शिवसेना तो कब की आदरणीय एकनाथ राव शिंदे जी के साथ चली गई, और आज जो हम चल रहे हैं वो स्वर्गीय आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को आगे लेके जाके चल रहे। अभी देखिए आप उद्धव ठाकरे जी, अभी जो बाला साहब ठाकरे अपने भाषण की हर एक शुरुआत कैसे करते थे आपको मालूम है जी, किस शब्दों से वो करते थे? अभी वो शब्द आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस के पास गिरवी रख दिए। कांग्रेस ने उनको धमका के रखा कि इन शब्दों का वापर आप नहीं करने के। आगे से आज की जो सभा थी पालघर की बोईसर में जो हुई, उस सभा में भी उन्होंने जो शुरुआत की वो अलग शब्दों से थी, क्योंकि उनके पास अभी खुद का कोई व्यक्तिमत्व बचा ही नहीं है। दूसरी बात, नकली शिवसेना उन्हें इसलिए अभी कहा जा रहा है क्योंकि इस महाराष्ट्र के विकास के लिए जिस प्रकार से आदरणीय एकनाथ जी शिंदे दोनों मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर विकासात्मक काम आगे बढ़ा रहे, जो सपना बाला साहब ठाकरे जी का था वो सपना पूरा करने के लिए वो कोशिश करे, वो सारे सपनों के आड़ कांग्रेस
शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी की जो बची कुची सेना है वो हमेशा प्रयत्न करती है। इन्होंने सिर्फ रिश्वत के लालच में आकर 2.5 साल में काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट इस महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की जनता के विकास के लिए जो होने वाले थे, लेकिन उन्होंने नहीं किए। क्यों? तो उनमें उनको अंडर द टेबल रिश्वत नहीं मिली, उसीलिए उन्होंने वो प्रोजेक्ट आधे बंद रखे। लेकिन पिछले 1.25 साल से, जब से महायुति सरकार इस राज्य में सत्ता चला रही है, तब से वो सारे बंद प्रोजेक्ट को सरकार ने पूरा किया। नए नए प्रोजेक्ट उन्होंने हाथ में लिए। आज आप मुंबई का रूप देखो, आज महाराष्ट्र का आप रूप देखो, या पूरे देश का रूप देखो, जिस प्रकार से केंद्र सरकार की ओर से विकासात्मक काम आगे बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार से महाराष्ट्र स्टेट में अनेक बड़े बड़े प्रोजेक्ट तैयार होगी, आज जनता को उनकी आंखों से वो दिखाई दे रहे। इसीलिए जनता इस सरकार के ऊपर विश्वास रखती। बाकी बाहर कुछ भी बातें होने दो, अनेक चैनल के ऊपर कोई भी बातें आने दो, लेकिन जनता को मालूम है कि जो सरकार हमें विकास करके दिखाएगी उसी के पीछे खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि तो ही हमारा खुद का भला होगा, इस राज्य का भला होगा और इस देश का भला होगा। और वही आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और यहाँ पर एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं। सर थोड़ी सी तो जरा मैं आपको वापस मराठवाड़ा लेके जाना चाहता हूँ। आई होप यू डोंट माइंड। 637 टैंकर अभी तक आपने भेजे हैं, लेकिन अभी क्या है, जैसे औरंगाबाद है, औरंगाबाद का जो मेजर डैम है वहां पर अभी 19.38% पानी है, ओनली 19.38%। पिछले साल इसी वक्त 40.79% था। उसके अलावा जो स्मॉल डैम्स हैं, मीडियम साइज डैम्स जो हैं, उसमें सिर्फ 17.78% वाटर है। जो छोटे डैम हैं उसमें 14.52% वाटर है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही डिस्ट्रिक्ट के जो छोटे और बड़े डैम्स हैं उनमें ऑन एन एवरेज तकरीबन 16% के करीब पानी है। मतलब कि 30 अप्रैल तक ये पानी चलेगा। ये फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ 1 अप्रैल के, 2 अप्रैल के, 30 अप्रैल तक चलेगा। अगर उसके पहले बरसात आ जाती है देन वी आर ओके, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर बरसात नहीं आती है, और दूसरी चीज अपने दर्शकों को मैं ये बता दूं कि पिछले 30 साल से मराठवाड़ा में वाटर टेबल जो है वो तकरीबन 289 मीटर्स नीचे गया है। इट स्टार्टेड फ्रॉम 30 मीटर्स, नाउ इट हैज गॉन डाउन टू ऑलमोस्ट 300 मीटर्स, ऑलमोस्ट 300। सर यू हैव टू टेक इमरजेंसी मेजर्स हियर। क्या कोई इमरजेंसी प्लान है? मैं मानता हूं आज की तारीख में आचार संहिता लगी हुई है, बाकी सब लगा हुआ है, लेकिन ड्राउट रिलीफ के लिए कोई आचार संहिता नहीं होती, कुछ नहीं होती है। तो क्या आप सोच रहे हैं कि स्पेशली मराठवाड़ा में क्या किया जाए? वहाँ पे शुगर केन जो है, गन्ने की खेती बैन की जाए, वापस आप सोयाबीन पे आएँ, वापस मूंगफली पे आएँ, यानी सिंगदाना जो होता है उस पर आएँ, वापस उन क्रॉप्स पर आएँ जो ट्रेडिशनल पारंपरिक क्रॉप्स थी मराठवाड़ा की। क्या ऐसी कोई प्लान, कोई योजना एकनाथ शिंदे जी की सरकार बना रही है सर? बिकॉज दिस इज एन इमरजेंसी। प्लीज राहुल जी, राजीव है नहीं सर, राहुल नहीं सर, मुझे राहुल क्यों बुलाते हैं सर? राजीव जी सॉरी, माफ कीजिएगा जी, राजीव बजाज जी, इसके ऊपर गवर्नमेंट, हमारी महायुति सरकार ऑलरेडी काम कर रही है। जल सिंचन की काफी परियोजनाओं के ऊपर सरकार ने काफी अच्छा फंड भी उसके लिए रिजर्व रखा है। उस जल सिंचन पानी का जो जमीन में ये होना चाहिए, पकड़ के रहना चाहिए, उसके लिए काफी अलग अलग प्रकार की योजनाओं के ऊपर सरकार काम कर रही है। जैसा कि आपने राजीव जी बताया कि शुगर केन की जो खेती होती है उसके लिए कम से कम 3 गुना पानी लगता है और खेती के हिसाब से। और वो शुगर केन से भी काफी जो हमारे जो किसान होते हैं उनका जो उदर निर्वाह होता है, उनका जो इनकम होता है वो हम बंद नहीं कर सकते। लेकिन सरकार इस कदम की ओर बढ़ रही है कि शुगर केन की खेती बंद करने के बजाय हम और जो उपाय है, अन्य उपाय है जल सिंचन के, उसके ऊपर काम करें और मराठवाड़ा की जो जनता है उसको हम हमेशा के लिए राहत कैसे दे सके। और ये राहत जब तक उनके पास नहीं पहुंचती तब तक
एक टेम्पररी उपाय के लिए हमने टैंकर द्वारा पानी पहुंचाने की जहां लेकिन जहां अरुण पर सावंत जी, जब तक आप शुगर केन की उपज इस इलाके में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में उगने दीजिए, बाकी जगह उगने दीजिए, इस इलाके में जब तक आप बंद नहीं करेंगे सर, वाटर टेबल ऊपर नहीं आएगा। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, नहीं होने वाला सर। आप फार्मर्स को सब्सिडी दे दीजिए ना। अरे यार, शुगर केन की वजह से तुम्हारा इतना लॉस हो रहा है, वो बाकी सरकार भरेगी, आप शुगर केन ना लगाइए। ये जो आपकी जो पारंपरिक क्रॉप्स हैं वो लगाइए। पहले सर शुगर केन कहाँ लगाते थे? 15 साल पहले शुरू हुआ ना ये शुगर केन की जो खेती है मराठवाड़ा में, तो जो पहले लगाते थे वो लगाइए, तो वाटर टेबल वापस आएगा। सर, वाटर टेबल खत्म होने में वक्त नहीं लगता है, वापस लाने में सर 10-15 साल लग जाते हैं। इट हैज टू बी अ लॉन्ग टर्म प्लान। अब आप बोलें सर, प्लीज। आपकी बात 100% सही है, खरी है। इसीलिए सरकार अनेक योजनाओं के ऊपर वहां पर काम करने को जा रही है। कुछ काम जो है, मैंने जैसे आपको बताया, काम ऑलरेडी शुरू हो चुके, लेकिन उसका जो रिजल्ट है राजीव जी, वो दिखने में कुछ समय तो जाएगा नहीं, ही। वो काफी टाइम जाएगा, बहुत टाइम जाएगा। हाँ। इतनी जल्दी नहीं आएगा। करेक्ट। देखते हैं जितनी जल्द से जल्द जो भी वहां सर, पर कर सकते हैं सर, मराठवाड़ा माय के लिए। लिमिटेड पॉइंट अभी इज, मेरा लिमिटेड पॉइंट ये है, सरकार को इस विषय के बारे में, क्योंकि ये आपातकालीन स्थिति है, इट्स एन इमरजेंसी, इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए और इस पे कुछ ना कुछ करना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं सर। अदरवाइज आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, अगले साल हम लोग यही बात कर रहे होंगे, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं सर, और उस वक्त स्थिति और भी खराब होगी। अगर आज आपने कदम नहीं उठाए कि भाई गो बैक, आप वापस जाइए ना, अपनी पारंपरिक खेती पर वापस जाइए। क्यों आपको इतने ज्यादा पैसे कमाने हैं यार? सरकार तब तक आपको सब्सिडी देगी, क्या है, सीधी बात है सर। अरुण सावंत जी, मतलब आखिर में क्रॉप पैटर्न चेंज करने की वजह से डिजास्टर हुआ है ना वहां पे, और यहां सरकार की गलती नहीं है, मैं क्लियर बोल रहा हूं। ये लालच की बात है सर, जब बहुत ज्यादा लालच हो जाता है आदमी को, उसके बाद यही होता है। हाँ जी, आपके राजीव जी, सामने। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। जी बोलिए सर, प्लीज। आप जो बात कह रहे हैं ना, वो काफी हद सच है और ये गंभीर बात है। इसकी और सरकार ने भी गंभीरता से और देखना चाहिए, और जो किसान हमारे भाई बहन जी। इनकम की लालच में इस खेती की ओर बढ़ रहे हैं, उनको भी सजग करना चाहिए, उनको ये सारा जो है नॉलेज देना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल कोंकण का देना चाहूंगा, जहां पर मैं खुद रहता हूँ। हमारे घर में भी 15 साल पहले जो चावल की खेती की जाती थी जी। लेकिन पिछले 12-15 साल से हमारे भी जो हमारा जो घर है वहां पर गन्ने की खेती की जा रही है। कहाँ पे सर, क्या हो किस रहा जगह है? पे? आप कहाँ से आते हैं सर? कोंकण सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे गन्ने की खेती हो रही है। हो रही है। चलिए, और अभी ये वक्त आया है, अभी राजीव जी ये वक्त आया है कि गन्ने की खेती भी अभी उत्पन्न देना बंद हो चुकी है। वहां पर गन्ने की खेती में कैसे होता है, आफ्टर 3 इयर्स आपको बीच में गैप देना पड़ता है जी, दुरुस्त। और गैप देने के बाद वो जो भूमि होती है वो भूमि नापीक हो जाती है। करेक्ट। भूमि को वापस सही सकस बनने के लिए वापस 3-3 साल इंतजार करना पड़ता है। करेक्ट। फिर उन 3 सालों में ना आप अनाज उगा सकते हो और ना ही गन्ना उगा सकते हो। कुछ नहीं हुआ ये सर। लोगों के ध्यान जी। में अभी आने लग गए हैं। जी। अरुण सावंत जी, now how do you Thank see राहुल गांधी जी का जो कैंपेन है, द कांग्रेस मैनिफेस्टो, द 5 पिलर न्याय पत्र, द 5 पिलर्स ऑफ जस्टिस, 25 गारंटी, अलग अलग पूरे सेगमेंट को उन्होंने खोलकर बोले कि एवरी सेगमेंट विल हैव, उनका कहना कि हाथ बदलेगा हालात। राहुल गांधी जी, हाथ बदलेगा हालात। 10 साल अन्याय काल था और ये मैनिफेस्टो ये पुनर्जीवित करेगा कांग्रेस को। 2024 कांग्रेस इज गोइंग टू विन। हाउ डू यू सी दैट अरुण सावंत साहब? विल इम्पैक्ट इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में कैसे इम्पैक्ट होगा? प्रदीप जी, देखिए, डायलॉग बाजी करने से किसी का पेट नहीं भरता है और ना ही किसी की इनकम में बढ़ोतरी होने वाली है। ये डायलॉग बाजी कांग्रेस के नेता लोग अलग अलग स्टेट में कर रहे हैं। मैं अलग अलग चैनलों के ऊपर उनको देख रहा हूं। और हाँ, ये जो उन्होंने मैनिफेस्टो निकाला है, उन्होंने इतनी बातें कही है कि जो भी मांगो मिल जाएगा। जो भी, मतलब किसी को प्लेन मिलेगा, किसी को मर्सिडीज मिलेगी, किसी को घर मिलेगा, किसी को घर में हम तालाब बना के देंगे। जो मतलब मन में आए वो बात उन्होंने कही है। लेकिन ये सारी बातें कैसे होगी
उसका कोई उसके ऊपर कोई उन्होंने आंसर दिया नहीं है। हम आपको सब कुछ देने वाले, घर में बैठ के आपको नौकरियां मिलेगी, घर में बैठ के आपको अनाज मिलेगा। मतलब मैं वो जब सुनता हूँ और पढ़ता हूँ तो मुझे हंसी आती कि जो काम पिछले 60 सालों में कभी कांग्रेस ने नहीं किया, वो काम अभी आगे करके दिखाई करके उन लोगों के सामने एक भ्रम निर्माण करने की कोशिश करे, एक सपना दिखा रही वो, लेकिन सिर्फ सपने दिखाने से वो पूरे नहीं होते। उसके लिए आपका पहले का जो इतिहास है वो इतिहास भी देखा जाता है। आपने 60 सालों में गरीबी हटाओ का नारा भी आपने लगाया था, क्या कभी इस देश की गरीबी हटी है? क्या नहीं हटी, क्योंकि जो बातें मैनिफेस्टो में की जाती है वो सिर्फ लोगों को लुभावने के लिए ज्यादातर लोग करते हैं। लेकिन पिछले 10 सालों का अगर हम देखते हैं तो हमारी सरकार ने भी जो बातें की थी वो क्या हम 100% पूरी कर सके ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मोर देन 50% बातें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के देशवासियों के लिए कही थी, 1.25 करोड़ देशवासियों के लिए उन्होंने कही थी, उसमें से काफी मैनिफेस्टो की बातें उन्होंने कंप्लीट की है। तो ये जनता देश की जानती है ये मैनिफेस्टो जो कांग्रेस आज बता रही है उसके ऊपर कितना। लेकिन अरुण सावंत जी, जो प्रदीप जी ने अभी आपसे पूछा, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कर्नाटक में अपने जितने वादे किए थे तकरीबन 80% उसमें से पूरे किए हैं, और तेलंगाना में भी वही एक्सरसाइज जारी है, ऐसा कहा है उन्होंने। अब ऐसा असलियत क्या है, क्योंकि तेलंगाना से मुझे अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है, आपको शायद कुछ मालूम हो तो आप बताएं, क्योंकि उन्होंने कहा कि कर्नाटक में उन्होंने जो भी वादे किए थे चुनाव में वो उन्होंने पूरे किए हैं, ऐसा करके बोला उन्होंने। ये तो एक बोलने की बात है बजाज जी। अभी गवर्नमेंट उनको आके कितने महीने हुए और उन्होंने सब की सब बातें हमने पूरी की, ये बताने का रहता है एक चैनल के ऊपर आकर, लेकिन सच्चाई क्या है वो जानने के लिए हमें खुद वहां जाना पड़ेगा या कर्नाटक के कुछ जनता को हमको उनके साथ बातचीत करके पूछना पड़ेगा सच्चाई इसमें से क्या है। तेलंगाना की अगर बात करते हैं तो तेलंगाना में कहीं काम करने की वजह से आई नहीं है। तेलंगाना में इसके पहले जो सरकार थी वो सरकार ने जो कुछ वादे किए थे, एंटी इनकम्बेंसी आ गई, उसके बाद वहां की जनता ने सोचा कि अभी हमको एक बार कांग्रेस को मौका देके देखते हैं क्या होता है, वो इसलिए मौका दिया गया है। ठीक है, आने वाले सालों में अगर कांग्रेस वहां पे कुछ अच्छा करती है तो वो आगे हम देखेंगे। उन्होंने वहां पे कुछ किया तो उससे हमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम हमारे राज्य में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सर ये बताएं, कांग्रेस जो है, और ये ज्यादातर प्रदीप जी सवाल पूछते हैं, ये आज मैं सवाल पूछ रहा हूं कि कांग्रेस कहती है कि हर परिवार की एक महिला, 18 साल से ऊपर की एक महिला को साल का 1 लाख रुपए देंगे, साल का 1 लाख, साल का। मैंने पढ़ा वो, तो मतलब कितने हो गए सर? वो तो कोई 43,000 करोड़ हो गए। महालक्ष्मी योजना सर, हमारा बजट 54,000 करोड़ का होता है सर। 43,000 करोड़ तो इधर चले जाएंगे, तो कहां से देंगे सर कुछ? यही मैं बात आपसे और देश की जनता से पूछना चाह रहा हूं कि कांग्रेस ने अपना जो मतलब हमारा देश अमीर हो जाएगा सर, हमारा देश बहुत अमीर हो जाएगा उसमें। और यही कांग्रेस वाले चिल्लाते कि नरेंद्र मोदी जी रेवड़ी बांटते, तो अभी ये क्या कर रहे हैं कि अपने मैनिफेस्टो के द्वारा सर ये बर्फी बांट रहे हैं, बर्फी कुछ भी बोलने का मैनिफेस्टो में। ये जनता पागल नहीं है, इस देश की जनता भूखी हो सकती, गरीब हो सकती है, लेकिन इतनी वो मूर्ख भी नहीं है जितने ये कांग्रेस वाले अपने मैनिफेस्टो में अभी बता रहे, राहुल जी बता रहे हम ये करने जा रहे हैं। अरे कैसे करेंगे आप? और उन्होंने ये भी कहा है कि 38 लाख जो सेंट्रल वैकेंसीज हैं वो भरेंगे। देयर आर 38 लाख वैकेंसीज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कहते हैं वो भर देंगे एकदम। ये सब झूठ है, ये इनका मैनिफेस्टो फेक है, यही मैं एक शब्द में कहूंगा। और प्रदीप जी कुछ और आप बोलते थे, वो क्या है? वो क्या है? वो नौकरी 1 साल के लिए क्या है? वो पहली नौकरी पक्की, पहली नौकरी पक्की, सारे जितने भी ग्रेजुएट हैं उनको। मगर कितने करोड़ हो गए सर? कितनी करोड़ नौकरियां मतलब 1 साल में? करप्शन जो अभी एक चीज समझ में नहीं आ रहा, राज ठाकरे जी, एमएनएस ने आरोप लगा दिया उद्धव ठाकरे जी के धारावी प्रोजेक्ट में, जो आप बार बार प्रोटेस्ट लेके जा रहे थे, हंगामा कर रहे थे, आंदोलन करते रहे, ये आंदोलन अब थम क्यों गया? एमएनएस के लीडर्स ने टाइम वक्त भी बोल दिया, जहां उद्धव ठाकरे जी और अडानी जी के मीटिंग हो गए, बोले मुकेश अंबानी जी के घर में जब शादी हो गए तो वही एयरपोर्ट में दोनों का मिलन हुआ,
और उसके बाद उद्धव ठाकरे जी आंदोलन पे नरम हो गए। तो इसमें क्या सच्चाई, असलियत क्या है अरुण सावंत जी? बिकॉज यू आर वेरी वेल कनेक्टेड विद इन द पॉलिटिकल सर्कल्स, क्या ये सचमुच नेगोशिएशन हो गया है? प्रदीप जी, पिछले 2.5 सालों में, मतलब जब ये महायुति एमवीए की जब सरकार थी, उस वक्त भी काफी प्रोजेक्ट इस महाराष्ट्र में, इस मुंबई में बनने जा रहे थे। लेकिन इनकी एक आदत है कि जब तक हमको अंडर द टेबल कुछ मिलता नहीं है, तब तक वो प्रोजेक्ट आगे जाने को देने के नहीं, उसमें कोई ना कोई रुकावटें लाने का। आज भी उनकी सभा में उन्होंने पालघर में जो अभी एक बंदर बन रहा है वहां पे, उस बंदर को भी इन्होंने, वाड़वन बंदर, उस वाड़वन बंदर को भी इन्होंने विरोध किया। क्यों विरोध किया? तो इनके पास अभी तक कुछ माल पहुंचा नहीं है। उसी प्रकार से धारावी का प्रोजेक्ट जब सरकार बनाने के लिए जा रही थी, तो उन्होंने तुरंत वहां पर जाकर कुछ अपने ही लोगों तो अभी मिल गया सर, और आंदोलन करने को लगाया। और अदानी के ऊपर उन्होंने आरोप किए कि ये सरकार सारे प्रोजेक्ट अदानी को देती है। अरे किसने रोका है बाकी के लोगों को वहां पर आके टेंडर भरने में? और अदानी का टेंडर तो भरे गए थे सर, अडानी जी का टेंडर एक्सेप्ट हुआ, अडानी जी का टेंडर एक्सेप्ट हुआ। हाँ बजाज जी, एक साइड से अदानी को विरोध करने का और दूसरे दिन अदानी के घर पे जाके शादी में वहां पर पंच पकवान खाने का, ये कौन सा नियम है? ये जनता की आंखों में आप धूल फेंक रहे हैं, ये गलत है। जो तो अब माल पहुंच गया है सर, कहने का मतलब ये हुआ। वही होगा, और क्या कह सकते हैं ना, वही है। लेकिन एक चीज तो है कि अडानी जी की अभी बहुत बड़ी मीटिंग भी हुई थी अभी रेवंत रेड्डी साहब के साथ, जो मुख्यमंत्री हैं अपने माशाल्लाह तेलंगाना के। तो रेवंत रेड्डी साहब ने कहा कि भाई हमें पावर चाहिए, हमें पावर प्लांट यहाँ पे लगाने हैं। अडानी जी से बात नहीं करूं तो और किससे बात करूं? यही बात है। मतलब वही यहाँ पे आप विरोध करते हो और वहां पे उन्हीं को बुलाते हो और उनके साथ हाथ मिलाते हो। तो वही पहले जो इनके मुख्यमंत्री थे राजस्थान के अशोक गहलोत जी, उनकी भी काफी मीटिंग्स हुई अडानी जी के साथ। कहते भाई हमारे पुराने मित्र हैं, उसमें क्या है, वो तो काफी राजस्थान में बहुत काम कर रहे हैं और हमारी सरकार के जाने के बाद भी काम करेंगे, उसमें क्या है? आज देखिए, आज देश में अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये जो उद्योगपति है वो अलग अलग उद्योग लगा रहे हैं, अलग अलग बिजनेस खोल रहे हैं, इसीलिए आज वहां पर रोजगार निर्मित हो रही ना। तो ये लोग रोजगार निर्मित के विरोध में भी है। जब हमारे मुख्यमंत्री दावोस गए थे तो ये चिल्ला रहे थे यहाँ से कि पिकनिक मनाने गए, और जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी दावोस से 3,75,000 करोड़ के यहाँ पर उद्योग लेकर आए तो इनका मुंह बंद हो गया। लेकिन उसमें से अभी एक पैसा नहीं आया सर, सिर्फ एमओयू साइन में आ गया। कहाँ है सर? अभी तक नहीं आया। यहाँ पर आएगा सर, आएगा। ये वो आएगा लोकसभा चुनाव के बाद, पीपल आर वेटिंग। हाँ, अभी लोकसभा चुनाव के बाद शुरू होगा, ये बात सही है। ये 2 महीने तो अभी कुछ भी होगा सर। जितने इंटरनेशनल बैंकर हैं सब इंतजार करते हैं सर, वो बैंकर हैं, वो सब इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी वापस आ रहे कि नहीं। हमको तो मालूम है मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन बाकी सारी दुनिया के जितने भी इंटरनेशनल बैंकर्स हैं दे ऑल वेट कि भाई हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ है कि नहीं। मोदी जी अगर वापस आ गए तो नो प्रॉब्लम, 3 लाख क्या 6 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी सर, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि असल में आपको क्या लग रहा है? आप तो खैर बताएंगे, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आप सच बोलेंगे कि 48 सीटों में आपकी कितनी सीटें आ रही हैं सर? 41 आप पहले बोल चुके हैं, लेकिन असल में कितनी आ रही हैं ये तो बता दो। राजीव जी, मैं आपको पूरी सच्चाई के साथ बताता हूँ। देखिए, मैं सिर्फ, आपने पूछा मुझे कोई सवाल, इसलिए उसका आंसर नहीं दूंगा। पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने जो बड़े बड़े काम किए जी, जिसको लोगों ने, देश की जनता ने सराहा है, जो काम 500 साल में हुए नहीं, जो काम पिछले 60 साल में हुए नहीं, वो काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाए। उसी प्रकार से इस महाराष्ट्र की जनता को आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर पूरे करके दिखाए। आज वो हमारी नजरों के सामने हम उनका उपभोग ले रहे हैं। सर एक छोटी सी बात, जो आपने प्रोजेक्ट की बात करी, कोस्टल रोड बनी माशाल्लाह, जबरदस्त, लुक्स ब्यूटीफुल, वेरी फ्रैंकली, एमटीएचएल, सर आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। एमटीएचएल ले लो बजाज जी, सर पूरी बात देश का सबसे बड़ा सर्वोत्तम सागरी मार्ग जी है। मुंबई जो बात कर रहे हैं सर, वो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की बात कर रहे हैं, बराबर जबरदस्त है वो, जिसको अटल सेतु बोलते हैं। लेकिन सर जहां तक के कोस्टल रोड का सवाल है सर, कोस्टल रोड 3 लेन रोड है,
जब वो टनल से गुजरती है तो वो 3 लेन हो जाती है, सॉरी 4 लेन रोड है, 4 लेन से 3 लेन हो जाती है, और जब तक मरीन ड्राइव पे आती है वो 1 लेन की हो जाती है। सर वो तो जबरदस्त ट्रैफिक जैम हो जाएगा सर वहां पे, क्या कर रहे हो? आई एम सेइंग इट एज अ कंसर्न मैन, एज अ कंसर्न सिटीजन। सर कल ही हम होके आए हैं वहां पे, बाय द टाइम इट रीचेस द कनेक्टर ऑफ मरीन ड्राइव इट बिकम्स 1 लेन। सर it's a very dangerous situation, you have to look at this, you must do something please। जरूर उसके ऊपर भी उपाय ढूंढ लेंगे हम, कोई चिंता नहीं हमें। सर ढूंढना पड़ेगा, वरना वही हो जाएगा जो अभी वो जो ब्रिज बना है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, तो वो तो किसी फिल्म की शूटिंग लगती है। बर्फी वाला ब्रिज जो है वो कनेक्ट नहीं कर रहा। बजाज जी, जो आदमी काम करता है उसी से गलतियां होती जी, आई एग्री विद। जो लोग घर में बैठ के रहते हैं उनके पास से गलतियां होगी नहीं। सर मैं तभी बोल रहा हूं, तभी मैंने आपको ये सूचना दी है और आपको ये कहा है कि इसके ऊपर जरा ध्यान दें, क्योंकि आगे जाकर के जब वहां पर ट्रैफिक जबरदस्त हो जाएगा इट विल बिकम अ बॉटलनेक, वहां से तकलीफ होने वाली है। सो यू विल हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ लेन। अगर वहां 4 लेन है तो 3 लेन, दैट्स इट, हो जाएगा काम। लेकिन 3 लेन से जब आप 1 लेन पे आएंगे ऐसे करके, तो एक्सीडेंट्स होने की भी वहां पे बहुत बड़ी संभावना है, तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा सर आपको। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। अरुण सावंत जी एक, हाँ बोलिए जी, बोलिए सर। कोई आगे आगे आगे। अरुण सावंत जी, रेड टेरर, मोदी जी का कहना है कि रेड टेरर और नक्सल में टेररिज्म, रेड टेरर एंड द नक्सलाइट्स, द मोदी गवर्नमेंट हैज क्रस्ड इट। कहना है कि महाराष्ट्र वाज अफेक्टेड, महाराष्ट्र बहुत अफेक्टेड था। मोदी साहब ने कहा कि वी हैव एक्टेड अगेंस्ट रेड टेरर एंड द कांग्रेस वाज सॉफ्ट। कांग्रेस का रवैया एक सॉफ्ट था, नॉट ओनली विद टेररिज्म बट आल्सो विद रेड टेरर। एकनाथ शिंदे जी ने बहुत देखा, गढ़चिरौली वगैरह बहुत इन्होंने अपने, तो हाउ डू यू सी इट देन एंड नाउ? इज इट अंडर कंट्रोल और इज कमिंग अंडर कंट्रोल? मोदी साहब का स्टेटमेंट एक सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है। अरुण सावंत साहब। प्रदीप जी, टेररिज्म की जो बात है आप कह रहे हैं, देखिए ये बात पहले थी, लेकिन अभी पिछले 2 सालों से जो घटनाएं मैं देख रहा हूं या सुन रहा हूं, मेरी नजर में उतनी घटनाएं अभी नहीं हो रही है। आपको मालूम होगा जब आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी वहां के जब पालक मंत्री थे छत्तीसगढ़ गढ़चिरौली के, उस वक्त वो खुद जाते थे वहां पे जी, खुद जाते थे, वहां का मुआयना करते थे और काफी वहां पर उन्होंने सिक्योरिटी भी वहां पे टाइट की थी, सुधारी थी। उसके वजह से ही उसका परिणाम अभी दिखाई दे रहे हैं। कुछ घटनाएं हुई नहीं, ऐसे मैं नहीं कहूंगा, कुछ घटनाएं हाल ही में हुई वहां पर, लेकिन जो प्रमाण है उसका वो कम होते जा रहे हैं। और ये हमारे जो होम मिनिस्टर है आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी फडणवीस जी, वो भी उसके ऊपर कड़ी नजर रख के अनेक उपाय योजना उसके ऊपर कर रहे हैं। और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी भी वहां पर गए थे, आपको मालूम होगा, आपने देखा भी होगा, अनेक योजनाएं वहां पर उन्होंने लागू किए। जो वहां पर टेररिस्ट ग्रुप में काम करते थे ऐसे लोगों को उन्होंने मेन जो हमारा मुख्य बहुत लोगों को सरेंडर भी कराया, करेक्ट, उसके साथ जोड़ने की कोशिश उन्होंने की। काफी लोगों ने सरेंडर भी किया वहां पे, तो हो रहा है, सुधार होगा। दुरुस्त बात, राइट। थैंक यू सो मच अरुण सावंत जी, so nice of you to join us, and once again our condolences for your bereavement, for the fact that your mother has passed on, and thank you very much for joining us, sir. Namaskar. Thank you.